हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपने पहला देख लिया होगा, दूसरा देख लिया होगा। ये तीसरा सेट है और हम वन शॉट भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसे भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें कह रहा है एक हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे डेंगू से पीड़ित जो पेशेंट है उनका डेटा निकाला जाता है। एज ऑफ पेशेंट पता चलती है, 0 से 15 एज वाले 8 पेशेंट है, 15 से 30 एज वाले 5 पेशेंट है, ऐसे ही करके फर्दर मोड। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको मोडाल एज गिवन है कितने 54, तो मोडाल एज की वैल्यू 54 दे रखी है। और हमसे क्या बोल रहा है, ये सब कुछ दे रखे हैं, पेशेंट के नंबर वगैरह। तो आपको मोडाल एज निकालनी है, तो इसका निकालने का क्या तरीका हो सकता है? क्या मुझे मोडाल एज से मुझे समझ में आता है कि मुझे मोड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। ठीक है, अब इसको करते क्या है, कैसे करते देखते हैं। अभी 54 होता है। एक बात देखो, 54 हमारा किस इंटरवल के बीच में आता है? तो यहाँ देखो 45 से लेके 60 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 45 से 60 के बीच में मेरा ये 54 आ रहा है। तो 45 से लेके 60 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये मोडाल क्लास होगी। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका मोडाल क्लास है। अब ये मोडाल क्लास किस काम आती है, ध्यान समझेंगे। मोडाल क्लास के ठीक जो सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती है उसे F1 बोलते हैं। तो इसके ठीक सामने क्या लिखा है, 16 लिखा है। तो 16 क्या हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा। 16 आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, अब F1 के जस्ट पहले आएगा F0 और इसके जस्ट बाद आएगा F2। तो 16 से जस्ट पहले आ रहा है x ऊपर इसके। ठीक है, तो F0 हो जाएगा आपका x और F2 आपका हो जाएगा 12, जो कि इसके बाद आ रहा है। h होता है आपका, h वो गैप है आपका, क्लास इंटरवल का गैप देख लो, 0 से 15 के बीच में, 15 से 30 सबके बीच में 15 का गैप है, यानी h आपका 15 है। एल आपकी लोअर लिमिट होती है, कौन सी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो ये आपकी मॉडल क्लास है और इसमें लोअर लिमिट की आपकी 45 है। तो सभी वैल्यू को पुट करते हैं। मोड आपका गिवन है 54 इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 45 प्लस F1 क्या है आपका 16 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू में 15। इसको इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे 32, इसमें से 12 गया तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। ठीक है, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया आपका 16 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स इंटू में 15 है। 3 3 सा 9 होता है, 3 5 सा 15 होता है, यानी कि 3/5 इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस 5x इक्वल टू 60 माइनस 3x आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 20 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आपकी 10 निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/cot² a प्लस 1/1 + tan² a इक्वल टू, इसको प्रूव करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एलएचएस का पहले। ठीक है, एलएचएस को देखेंगे यहाँ पे क्या है 1/cot² a प्लस 1/1 + tan² a। छोटी सी बातों का ध्यान देंगे, काम हो जाएगा आपका। देखो 1 + tan² a जो होता है ये आपका sec² a के बराबर होता है। ठीक है, और आप देखोगे नीचे यहाँ पे 1/sec² a आएगा, तो 1/sec² जो a होता है इसको आप लिख सकते हैं cos² a। रेसिप्रोकल पता होगा आपको। ठीक है, और यहाँ लिखा है 1/cot² a, तो 1/cot² a जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है? ये आपका होता है tan² a के बराबर, और tan² a को आप लिख सकते हैं sin² a/cos² a लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ सीधा क्या sin² a/cos² a प्लस, और यहाँ पे क्या था आपका ये आ गया था, इसकी जगह पे cos² a लिख सकते हैं, तो cos² a/1 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आपका cos² a और यहाँ पे sin² a आ जाएगा प्लस cos² a मल्टीप्लाई cos² a आ जाएगा। इसमें जो एक cos² है, क्या मैं इसको 1 माइनस sin² a लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे एक और बात लिख लेते हैं, क्या 1 माइनस sin² a आपका बराबर होता है cos² a के। ठीक है, तो cos² a को मैंने 1 माइनस sin² a लिखा, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस cos² a से तो क्या आ जाएगा आपका sin² a और प्लस cos² a माइनस माइनस क्या आ जाएगा sin² a cos² a अपॉन में क्या है cos² a है। sin² a प्लस cos² a 1 होता है, 1 माइनस sin² a cos² a बाय cos² a आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ RHS को, तो RHS में क्या लिखा है 1/1 माइनस sin² a माइनस 1/cos² a लिखा है।
तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो 1/cos x² होता है इसको आप sin² लिख सकते हो। रेसिप्रोकल पता होगा आपको। 1 - sin² आपका cos² होता है, यानी कि 1/cos² लिख सकते हो इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे लिख सकते हो। तो इसकी जगह लिख देंगे, आपका आ जाएगा 1/cos² माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको sin²a/1। एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा आपका cos²a। तो ये आएगा आपका ऊपर, एक सेकंड, ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस sin²a और cos²a। तो आपका LHS = RHS हो गया है। ठीक है, इन सभी आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, जीरो से आपके पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल x² - 4x प्लस की है, और आपको अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 दे रखा है। तो करने का तरीका क्या होता है, एक आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, रूट्स का। ठीक है, ये जीरो के लो, ये रूट्स के लो। सम का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू -4 है। देखो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म से चेक करते हैं। a आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है, b आपका -4 है, c आपका k है। ठीक है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा विच कम्स टू बी c/a। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ब्रैकेट में -4/1, और c/a क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका बराबर k/1 हो जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है, और अल्फा प्लस बीटा करने पे आपका 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 4 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 8 4 12, अल्फा इक्वल टू 6 आ जाएगा। अल्फा अगर 6 आ गया जिसके अंदर पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे बीटा की। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे -2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 6 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, आपको सम ऑफ m टर्म्स दे रखा है एपी का, 2m² प्लस 3m दे रखा है। अब एक ध्यान से समझो छोटी सी बात को, a1 a2 a3 a4 ये सारी टर्म होती है एपी की। अगर मैं कहता हूँ कि इस पहली टर्म का सम निकालूं, तो एक बात बताओ, पहली टर्म का सम क्या है। मान लो कि दो का टेबल लिखते हैं, 2 to 4 2 to 6 2 4 8, तो ये पहली टर्म है। ठीक है, अगर इस पहली टर्म का सम करूंगा तो खुद 2 है, इसका सम भी 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कह सकता हूँ इसका जो सम है वो इसकी टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि S1 बराबर A1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो मैं कहता हूँ S2 का मतलब क्या है, दो टर्म का सम, यानी कि पिछली दो टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2 कह सकता हूँ। समझ में आ रहा है, तो पहले इसको देखते हैं। अगर मैं 1 पुट कर दूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 1, तो S1 आपका 5 आ गया, यानी कि पहली टर्म आपकी 5 है, इतना कंफर्म हो गया, ये आपका 5 है। अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स ले लूँ, यानी कि 2 पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 6। और इसको क्या लिख सकता हूँ, ये शुरू की दो टर्म का सम है ना, यानी कि A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 लिख सकता हूँ। A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस A2 इक्वल टू 8 से 14 होता है, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया, 14 माइनस 5 विच कम्स टू बी 9। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। 3 घंटे जो ज़्यादा दे रखा है, ये आपका टाइम का डिफरेंस है, ये आपका क्या है, टाइम का डिफरेंस है। टाइम के डिफरेंस को कैसे, टाइम के डिफरेंस से इक्वेट करते हैं। टाइम क्या होता है, आपका डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। 480 की स्पीड है, एक बार स्पीड आपकी एक्स है, और एक बार स्पीड आपकी x-3 है, सॉरी x-8 है। 8 घंटे, मतलब 8 घंटे की स्पीड कम कर दी थी आपने। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं इसके अंदर, जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उतनी बड़ी वैल्यू आती है, यानी x-8 हमारा छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी, और बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, यानी कि 480 अपॉन x-8 में से माइनस करेंगे 480/x को। ये डिफरेंस हमें 3 घंटे का दे रखा है, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये भी टाइम है। ठीक है, तो इक्वेट कर सकते हैं इसको, 480 ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो नीचे आपका x² माइनस 8x आ जाएगा एलसीएम लेने पे, और x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 3 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से कट रहा 0, x x कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 8 से 48, 8 4 12 होता है, 1280 आ गया आपका। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, x² माइनस 8x और माइनस 1280 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो नंबर सोचना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि b² माइनस 4ac होता है, उसे d निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आपका 8 प्लस माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो पहले b² माइनस 4ac लगा सकते हैं, फिर इसमें डाल सकते हैं डायरेक्ट रूट्स वाले फॉर्मूले के अंदर। तो देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और माइनस 4ac करना है। ठीक है, तो 4 इंटू में a की वैल्यू क्या आपकी 1 है, c की वैल्यू क्या है 1280 है, तो 4 0 4 32, 4 दूनी 18, 19 20 21, 4 कम 4 5, कितना आएगा
5.20 और 5.20 आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस केस में, नीचे आपका 2 आ जाएगा, इंटू 1 करने पे 2 ही आएगा, ठीक है। और तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस माइनस, इनको जोड़ने पे अंदर आएगा आपका 5184 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। 5184 किसका स्क्वायर होता है, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक छोटी सी बात देखो यहाँ पे, 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 75 का स्क्वायर होता है 5 5 25 और 7 8 56, 5625 होता है। तो इनके बीच में कहीं आ रहा है, इनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट जो है 4 आता हो। तो देखो 72 का स्क्वायर करोगे जब भी आपका पीछे का डिजिट जो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 72 आएगा यहाँ पे, यानी कि 8 प्लस 72/2 और 8 माइनस 72/2। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो इस केस को भूल जाओ, इसको देखो सिर्फ 72 प्लस 8 करेंगे आपका 80/2 आएगा, फाइनल आंसर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, एक सर्कमस्क्राइब करता है इस सर्कल को, यानी एक रेक्टेंगल हो सकता है उसके अंदर सर्कल हो सकता है जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो आपको प्रूव करना है एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जो आपको बोला गया वो बनाना होता है, ठीक है। आपको स्क्वायर बोला तो पहले स्क्वायर बनाओगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 10 है, इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 होगा। इस सर्कल का नाम एबीसीडी है, तो हम नाम रख देते हैं इसका एबीसीडी। अच्छा, ये भी तो कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे टच हो रहा है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, मान लो पी, इसका रख दिया क्यू, क्यू रख दिया, इसका नाम आर, इसका नाम एस रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, एक छोटी सी बात दिखाता हूँ आपको, कि देखो ये जो लेंथ है आपकी और ये जो लेंथ है, यहाँ देखो एक सर्कल होता है, सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बना दी जाए, टेंजेंट जो कि इसको टच करते हुए जाती है, तो दोनों जो टेंजेंट होती है बराबर होती है, ये वाली दोनों टेंजेंट बराबर होती है। जैसे मान लो ए है, बी है, ये ए है, सी है, तो मतलब ए बी बराबर ए सी होती है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड देखो यहाँ पे, तो आपका ये जो बन रहा है ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। वैसे आपको दूसरी दिखाता हूँ, क्या है, देखो ये रही दूसरी, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, आई थिंक दिस वन बेटर, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। तो जो जो टेंजेंट बराबर आ गई, ठीक है। अब टेंजेंट बराबर है तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, एक टेंजेंट, दूसरी, ये तीसरा पेयर है, चौथा पेयर, चार टेंजेंट बराबर आ रही है, यानी जो एपी जो टेंजेंट आपका वो ए क्यू के बराबर है, और बी आर जो टेंजेंट आपका वो बी क्यू के बराबर है, जो डी पी जो आपका टेंजेंट है वो डी एस के बराबर है, और जो सी आर जो आपका टेंजेंट है वो सी एस के बराबर है। ये चार इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। अगर इन चारों को ऐड करोगे तो कुछ होगा, क्यों ऐड करना है, क्योंकि कुछ और कर ही नहीं सकते, तो ऐड करके देख लेते हैं। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, राइट साइड को राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ए पी प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस सी आर इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी एस, ठीक है। अब देखो ए पी, ये रहा ए पी और डी पी को मिला के, ए पी और डी पी को मिला के क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, और बी आर और सी आर को मिला के बी सी बन रहा है। ए क्यू और बी क्यू को मिला के आपका ए बी बन रहा है, और डी एस और इस सी एस को मिला के क्या बन रहा है, आपका डी सी बन रहा है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर आपकी अपोजिट साइड बराबर होती है, ठीक है। अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ए डी है वो बी सी के बराबर है अपोजिट साइड के केस के अकॉर्डिंग, और जो ए बी है आपका वो डी सी के बराबर है। तो क्या मैं इस ए डी की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि बराबर है, तो बी सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, इक्वल टू मैं इस ए बी को डी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डी सी प्लस डी सी लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 2 BC बराबर आपका 2 DC आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी सी बराबर डी सी। अगर ये दो साइड बराबर है इसका मतलब आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर। तो आपने ये प्रूफ कर दिया पहले कि एक स्क्वायर है। उसके बाद आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई में साइड करते हैं। साइड कितनी हो जाएगी, देखो ये जो पूरा स्क्वायर जो बन रहा है इसके अंदर ये पूरा सर्कल है, अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 20। तो 4 इंटू में 20 सेंटीमीटर करेंगे, विच कम्स टू भी कितना, 80 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई दो आपके प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो पी है, क्यू है और आर है, इनके फैक्टर करते हैं। फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में होता है, तो इसका आया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका आया आपका एक्स वाई की पावर 4, ठीक है। इसका आया एक्स की पावर 5 और वाई का स्क्वायर। इसका निकालना क्या, आपको एच सी एफ और एलसीएम निकालना है। एच सी एफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फटाफट समझते हैं। यहाँ पे एच सी एफ निकालने के लिए लोवेस्ट पावर को लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे भी एक्स और वाई आ रहा है। एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 है यहाँ पे, तो 1। वाई की सबसे छोटी पावर कौन सी है यहाँ पे, 2 है। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है आपकी यहाँ पे, 4 है, ठीक है।
तो ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। आपसे कह रहा है अगर इन 3 नंबर का एचसीएफ निकाल लिया आपने, ठीक है, ये रहा एलसीएम निकाल लिया, ये रहा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो पी क्यू आर तीनों नंबर है इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इनका प्रोडक्ट मतलब कि पी इंटू क्यू इंटू आर करना है और चेक करना है कि जो हमने एचसीएफ निकाला इनका और एलसीएम जो निकाला है क्या वो बराबर आता है कि नहीं आता। एचसीएफ क्या निकाला हमने एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और एलसीएम क्या निकाला हमने एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 4 निकाला है। इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करना है एक्स की पावर 1 वाई की पावर 4 से, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 और वाई की पावर स्क्वायर से। बेस से में पावर ऐड, यानी कि एक्स की पावर यहाँ पे आ गई 6 और वाई की पावर आ गई 6। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ गई 2 3 5, एक्स की पावर 8 आ गई और वाई की पावर कितनी आ गई 4 5 6 7 8 9 9 आ गई। तो देखो ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया यहाँ पे कि हमारे नॉट इक्वल है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि ये बराबर नहीं होते कभी, ठीक है। जब मान लो आपको 2 नंबर दे रखा है, आपके 2 नंबर है और उन 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। पर 3 नंबर के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता, हमेशा 2 के केस में ही होता है सिर्फ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दे रखी है ट्रायंगल की एबीसी और पीक्यूआर की, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को हमें ध्यान समझना है यहाँ पे क्या। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ईबीसी और ये दिख रहा है पीक्यूआर। अगर इनकी साइड का रेशियो बोला है बराबर, रेशियो बोला है, रेशियो क्या है 3:5 है, यानी कि जैसे इसकी 3 है, ठीक है। तो 3:5 का मतलब है कि आपका ये जो पूरा ट्रायंगल होगा इनका सभी जो साइड का रेशियो सेम है। इसका मतलब ट्रायंगल कैसे हो गए आपके सिमिलर ट्रायंगल हो गए। क्वेश्चन आपसे खुद ही कह रहा है पहले कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। पहली बात क्या 90 बन रहा है, 90 पे फोकस करेंगे, 90 बन रहा है। क्या ये वाला एंगल इसके अंदर है, वाला एंगल इसके अंदर है। अभी फोकस करते रहो, बस बताऊंगा क्यों करना है, तो इस पर ध्यान दे दिया हमने, ठीक है। और थर्ड केस में देखो एरिया की बात की गई। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा, इससे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे इजीली। और देखो जब भी आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो जो है बराबर होता है, यानी कह सकता हूँ कि ए बी बाई पी क्यू, जैसे ये ए बी हो गई, ये पी क्यू हो गया, ठीक है। ये आपको बराबर हो जाएगा ए सी बाई पी आर क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इनका जो रेशियो होता है बराबर रहता है। कितना दे रखा है, जैसे यहाँ इस केस में आपको 3:5 दे रखा है, ठीक है, 3:5 का रेशियो दे रखा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमसे जो बोला गया वो किया जाता है। पहले पार्ट के अंदर कह रहा है हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ई डी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल पी एस आर के। कैसे करेंगे, करने के लिए कम से कम 2 हमें कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन देखो ए डी सी के अंदर 90 बन रहा है और इस वाले पी एस आर के अंदर भी 90 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो एंगल है यहाँ पे कौन सा ए सी बी, सॉरी ई डी सी, तो एंगल जो आपका ए डी सी है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी एस आर के, ठीक है। तो ये आपके 90 डिग्री पे है। उसके अलावा देखो और हमें क्या प्रूव करना है सिमिलर के लिए, और क्या कर सकते हैं कि पहले से आपको ट्रायंगल सिमिलर बता रखे थे, मैंने भी बताया आपको। तो पहले से सिमिलैरिटी थी, तो पहले से सिमिलर कौन से थे, आपका ट्रायंगल ए बी सी पूरा सिमिलर है, इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के गिवन है आपको। तो इससे आप कह सकते हैं कि एंगल ए सी भी बराबर हो जाएगा आपका एंगल पी आर क्यू के। इसलिए बताया था क्योंकि 2 कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम पहले लिखने जा रहे थे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है तो ए सी भी आपका सिमिलर है, उसके एंगल बराबर आ गया, ठीक है। तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के। इसको मान लो इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 से हमें पता चल जाता है इस केस से। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है एडी अगर 4 है तो पी एस की लेंथ निकालनी है। एडी देखो, एडी और पी एस, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है, इनका रेशियो बराबर होगा ना साइड का। तो मैं कह सकता हूँ एडी बाई पी एस, एडी बाई पी एस बराबर हो सकता है आपका कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है ना, तो 3:5 डाल दो। एडी की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, पी एस तो पी एस आपका 3/5 है, रेशियो दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो पी एस आपका कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है आपको एरिया बताना है ट्राइंगल ए बी सी का टू ट्राइंगल पी क्यू आर का। एरिया बताने के लिए क्या करता है, आपको साइड का रेशियो दे रखा है 3/5, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 9/25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। और नहीं तो और क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, पहले ट्राइंगल के लिए, और दूसरे के लिए भी लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 12 × 3 और ये आपका आ जाएगा नीचे आ जाएगा 20 × 5 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यार ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पूरा, तब कर पाओगे इसको। तो ये नहीं भी करोगे चल जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो। हालांकि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखोगे तो आंसर आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ठीक है। जैसे बेस इंटू हाइट क्या लोगे इसमें, ए बी सी के अंदर देखो आपका बेस क्या हो जाएगा, जैसे ए डी और बी सी ले लो, ए डी आपकी हाइट हो जाएगी, बी सी आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। इस पी पी क्यू आर वाले के अंदर देख लो इसमें क्या हो जाएगा आपका
ये सबकी हाइट हो जाएगी, क्यू आर आपका 20 हो जाएगा, तो उनकी वैल्यूज आप पुट करके निकाल सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36/100 आना चाहिए। चलो यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड सिलेंडर है, तो सिलेंडर बना लेते हैं, जैसा बोला गया वैसा करते जाते हैं। सिलेंडर है जिसकी की हाइट देखिए कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है आपका 0.7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से कॉनिकल कैविटी यानी कि कोन काट के निकाल दिया, इस कोन निकाल दिया, ठीक है, और कोन की हाइट भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और रेडियस भी सेम है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर हमसे कह रहा है हमें वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो रिमेनिंग का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो सिलेंडर है सिलेंडर में से माइनस कर देंगे ना उस कोन वाले को, ठीक है। तो सिलेंडर का क्या दे रखा है आपको, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें से कोन का माइनस करना है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस आपका 0.7 इंटू 0.7 इंटू में हाइट है आपकी यहाँ पे 2.4 है, 7 से काट देंगे इसको 0.1 पे कट जाएगा, 3 से काट देंगे 0.8 पे कट जाएगा। इन सबको यार सॉल्व करने पे आपका 2.46 आएगा। मेरे पास आंसर ऑलरेडी है, आप निकालेंगे इसको, ठीक है। और क्या बोला गया आपको, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये आपका सिलेंडर है, और इसका जो नीचे वाला एरिया है सर्कल का, ये दिख रहा है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस तरीके से काटा है। तो ये जो एरिया है नीचे, ये भी तो सरफेस का एरिया है, तो ये टोटल सरफेस एरिया के अंदर काउंट होगा, प्लस आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, और प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका काउंट होगा, आपका कोन का भी काउंट होगा। समझ में आ रहा है, कोन का भी काउंट होगा, अंदर से काउंट करेंगे ना, समझ में आ रहा है, अंदर से काउंट करेंगे कोन का, बाहर से आप सिलेंडर का सीएस से काउंट कर लेंगे, और नीचे सर्कल का एरिया भी काउंट करेंगे। तो सरफेस एरिया पूरा कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, और 2πRh अपना सिलेंडर का, और पाई आर एल क्या हो जाएगा अपना कोन का। तो स्लांट हाइट नहीं पता कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू में √r² + h² होता है। देखो छोटी सी बात पता होनी चाहिए, क्या 7, 24, 25 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो देखो 7 को 0.7 लिखा है, 24 को 2.4 लिखा है, तो एल क्या होनी चाहिए 2.5 होनी चाहिए, यहाँ से पता कर सकते हैं डायरेक्टली, हालांकि हम निकाल के दिखा सकते हैं। रेडियस कितनी 0.7 का स्क्वायर होता है आपका 4.9, और ये हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5.76 हो जाना चाहिए। इसको प्लस करने पे आपका 6.25 आएगा, जो कि आपको 2.5 ही देगा रिजल्ट में। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पाई भी है, आर भी है, पाई है, आर है, पाई आर है, सबके अंदर पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा आसान करने के लिए अंदर आपका r+2h+l बच जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 इंटू में 0.7 ब्रैकेट में 0.7 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी 2.4 कर देंगे, तो आपका 4.8 जमा 2.5 आ जाएगा। इससे कट जाएगा 0.1 पे, मल्टीप्लाई करने पे आपका या आता है 2.2, इन सबको प्लस करेंगे 0.7, 4.8 और 2.5 को, 4, 5, 6 और 7 और 8 के बराबर है, ठीक है। तो 8 इंटू 2.2 करेंगे, 8 दूनी 16 और 17.6 आना चाहिए, ठीक है। तो 17.6 यूनिट लगा लेते हैं यहाँ पे, यूनिट क्या आएगी आपकी, एरिया निकालना ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, सौरभ की प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट में भी सौरभ है, ठीक है, तो ये रहा सौरभ, और सौरभ जो है 3 साल ज़्यादा है, और किसके कंपैरिजन में, अपने बेटे के, इसका बेटा है, ठीक है, ये रहा बेटा, ऐसे ही बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये बेटा है, बेटे का नाम है रवि, पापा का नाम है सौरभ। तो सौरभ जो है मतलब अपने जो बेटा है, ठीक है, बेटे की कुछ एज है, बेटे की कुछ एज के, क्या लिखा स्क्वायर, बेटे की कुछ एज का स्क्वायर कर दो, जो एज है उसका स्क्वायर कर दो, और उससे 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा मतलब 3 प्लस कर दो, ठीक है। तो समझ में आ गया, सौरभ कुछ ऐसा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सौरभ है, अगर मैं रवि को एक्स मान लूँ, रवि एक्स एज मान लेते हैं रवि की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं x² + 3 कह सकते हैं। अब एक छोटी सी बात याद रखो, जैसे मान लो कि सौरभ है, सौरभ मान लो रवि है, जैसे रवि अभी 5 साल का है, उसके पापा अगर मान लो 25 साल के हैं, बीच में गैप कितने का, 20 साल का है। अच्छा एक बार बताओ, जब मान लो ये 6 के हो गए, 26 के हो गए, ठीक है, एक साल बढ़ रहे हैं, तो हमेशा गैप तो आपका 20 साल का रहेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप बड़े हो रहे हैं और आपकी हाइट आपके पापा जित मैं हाइट कह रहा हूँ, सॉरी, आपकी एज अपने पापा की जितनी हो जाएगी, आप भी 50 के, पापा भी 50 के, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात क्या लिखी है, वेन रवि ग्रोस टू हिज फादर एज प्रेजेंट एज, तो फादर की कुछ प्रेजेंट एज है, फादर की प्रेजेंट एज क्या है, ये फादर की प्रेजेंट एज, अभी यहाँ देखो ये फादर की प्रेजेंट एज है। जब रवि इस एज तक पहुंचेगा, रवि जब इस एज तक पहुंचेगा, तो क्या होगा उस केस के अंदर, कि तब जो सौरभ की जो हाइट होगी वो अपने ही बेटे के 13 टाइम्स से 6 कम हो जाएगी। अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आसान भाषा में समझते हैं इसको। क्या, ये देखो बीच में एज का डिफरेंस सेम है, एज का डिफरेंस सेम है। अभी डिफरेंस जो है कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ये, देखो x² + 3 उसके पापा की एज है, उसमें से सन का डिफरेंस x - x,
तो ये आपकी एज का डिफरेंस है जो कि हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। अब क्या समझ में आता है मुझे कि देखो, अब क्या बोल रहे हैं हम कि जो एज है यहाँ पे, इसका जो डिफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स ईयर्स का जो डिफरेंस है, ये कुछ साल का डिफरेंस है ना। ये जो सालों का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा? 13 टाइम्स देन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। 13 टाइम्स देन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। उसमें से माइनस कर देंगे 6 साल कम बोला है, 6 ईयर्स लेस। तो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ने पे आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 3 कितना होता है आपका? 6 होता है। और यहाँ इसको लेके आओगे तो -14x और प्लस 6 = 0। 2x स्क्वायर आ जाएगा आपको, आपका -14x प्लस 12 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 = 0। यहाँ पे इसके रूट सोच लेंगे, क्या सोच सकते हैं? -1 और -x होना चाहिए। दोनों को 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 1 भी आ सकती है, x की वैल्यू 6 भी आ सकती है। तो अगर बेटा 1 साल का है तो पापा कितने साल के होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि पापा हो गए 4 साल के। अगर बेटे की एज 6 डाल दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 36 प्लस 3, पापा की एज होगी 39। अब देखो, बेटा 1 साल का, पापा 4 साल के, थोड़ा वैलिड नहीं लग रहा है हमें, हालांकि सॉल्यूशन के हिसाब से वैलिड है, लेकिन पापा वो 4 साल के, बेटा 1 साल का, कैसे हो सकता है ना? नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ सही है क्योंकि पापा 39 के और बेटा 6 का, बिल्कुल हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।